गाइस 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 गाइस, हम लोग कितना खुशनसीब है कि अब से कुछ ही देर में हम लोग वीडियो शावर देखेंगे, और वो भी एकदम लाइव। ऐसा पहली बार हो रहा है गाइस, लाइफ में ऐसा नजारा दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। ये देखो, अमेरिका में भी शुरू हो गया मीडिया शावर। अरे अब इंग्लैंड के आसमान में भी दिखाई दे रहा है। अगला नंबर हमारे देश इंडिया का है दोस्तों। तैयार हो जाओ आसमान में प्रकृति की आतिशबाजी देखने के लिए। वो देखो, शुरू हो गया। लाश की हालत तो बहुत खराब है, हड्डियां वगैरह चकनाचूर हो गई हैं। हाँ सर, लेकिन ऐसा तो तभी हो सकता है जब कोई काफी ऊंचाई से गिरा हो। लेकिन सर, यहाँ कोई बिल्डिंग तो है नहीं, चारों तरफ खुला मैदान ही है। लाश आसमान से गिरी है, वरना इसकी इतनी बुरी हालत नहीं होती। कब हुआ ये, कितने बजे? यही कोई रात 3:15 बजे। हम लोग रात को मीटियर शावर देख रहे थे, तभी अचानक आकर के कुछ गिरा। और हमें लगा मीटियर शावर का ही कुछ हिस्सा होगा, लेकिन जब पास जाके देखा तो लाश थी। सर, जब लाश ऊपर से गिर रही थी तब ये जल भी नहीं रही थी। अच्छा, ये केस कुछ ज्यादा ही पेचीदा लगता है। देखते डॉक्टर सालुंके क्या कहते हैं इस लाश को देख के। चलो। अरे सालुंके साहब, कुछ पता चला? हाँ, फिलहाल तो इस आदमी की उम्र पता चली है, और वो भी डॉक्टर तारिका नहीं पता किया होगा। मैंने पता किया है। आपने किया है? जी हाँ। कोई शक है आपको? नहीं, शक की क्या बात है, आपने पता किया होगा तो ठीक ही किया होगा। वैसे क्या क्या पता क्या किया आपने? पता ये किया कि इस आदमी की उम्र 120 साल है। क्या 120 साल का बुजुर्ग आदमी इतनी ऊंचाई से गिर के मर गया? क्यों? कहीं लिखा हुआ है कि 120 साल का आदमी ऊंचाई से नहीं गिर सकता? आप लोगों से कुछ गलती तो नहीं हो गई? आप एक काम कीजिए, तारिका जी से कंफर्म कर लीजिए। बताओ भाई ने। हाँ अभिजीत, इनके एक्सरे स्कैन्स देख लो। देखो, ये देखिए, इनकी हड्डियां काफी कमजोर हो चुकी थी, जैसे कि उम्र के साथ साथ होता है। और टिश्यूज को हुए नुकसान को देखकर हमने अंदाजा लगाया कि इनकी उम्र तकरीबन 120 साल के आसपास रही होगी। अच्छा, वैसे कितनी ऊंचाई से गिरे होंगे ये? फिलहाल ये बता पाना मुश्किल है। सर, हो सकता है इस आदमी को किसी हवाई जहाज से फेंका गया हो। सर, वो केस याद है ना आपको, जब एक लाश को हेलीकॉप्टर से फेंका गया था? सर, या फिर हो सकता है हॉट एयर बलून से, या फिर स्काई डाइविंग कर रहा होगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग यार, 120 साल का बुजुर्ग आदमी स्काई डाइविंग करेगा, हॉट एयर बलून से कूदेगा? वैसे भी हमें वहां पे कोई पैराशूट वगैरह तो मिला नहीं था। हेलो, जली हुई चीज समुद्र में गिरी है, लाश के पास वाले इलाके में? ठीक है, पहुंचते हैं हम। कुछ पता चला क्या गिरा था समुद्र में? नहीं सर, समुद्र में क्या गिरा अब तक कुछ पता नहीं चला। अच्छा, पहली बार किसने देखा था उस चीज को समुद्र में गिरते हुए? शंकर ने कह रहा था कि जब वो अनोखी चीज समुद्र में गिरी तो वो बॉम्ब की तरह फट गई और उसमें से चिंगारियां भी निकली। सर, हो सकता है ये कोई बॉम्ब ही हो, शायद किसी ने ऊपर से फेंका। नहीं सचिन, कोई समुद्र में बॉम्ब क्यों गिराएगा? बात कुछ और ही है। हो ना हो, इसका उस लाश के साथ जरूर कुछ संबंध है। ये शंकर कहाँ? सर, वो रहा सर।
शंकर हो? जी मैं शंकर। हम लोग सीआईडी से हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या था? सर करीब रात के 3 बज रहे थे। मेरी बीवी जोर जोर से खर्राटे भर रही थी, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी। क्या आपकी वाइफ भी खर्राटे मारती है? रेडी, अब अपनी वाइफ की बातें शुरू मत कर देना। हाँ, क्या कह रहे थे आप? नींद ना आ पाने की वजह से मैं कुछ देर बाहर टहलने निकल आया। तभी अचानक मैंने देखा कोई बड़ी सी चीज जोर से छपाक करके समुद्र में गिरी। एक बहुत तेज रोशनी हुई, जैसे किसी ने आग का गोला दरिया में फेंक दिया। सर हो सकता है कि अंतरिक्ष से कोई उड़न तस्तरी गिरी होगी समुद्र में, और वो 120 साल का आदमी वो भी उड़न तस्तरी से ही गिरा होगा, फ्लाइंग सॉसर से। रेडी, मैंने तुमसे क्या कहा अभी? थोड़ी देर के लिए मौन व्रत रखो, समझे? सॉरी। जी कहिए। मैं समुद्र के नजदीक आया, ये जानने के आखिर हुआ क्या है। तभी दूर एक आदमी की परछाई दिखाई दी। आदमी की परछाई? तुमने उसका चेहरा देखा? नहीं साहब, अंधेरा बहुत था, सिर्फ परछाई दिखी। वो आदमी समुद्र से निकला और वहां उस तरफ चलकर जाने लगा। फिर क्या हुआ? मैं उस आदमी का पीछा करने लगा क्योंकि मुझे शक था, पर वो आदमी वहां सड़क पर चलकर एक कार में बैठ गया और चला गया। कार का नंबर देखा है तुमने? नहीं साहब, नंबर तो नहीं देखा, लेकिन हाँ वो सिल्वर कलर की बैक्स्टर गाड़ी थी। उसने गाड़ी चाबी से खोली या? नहीं साहब, वो कार उसकी नहीं थी, क्योंकि उसने बहुत तिगड़म करके कार का दरवाजा खोला था। सर फिर तो कार चोरी की होगी। थैंक यू। अब ये पता करना पड़ेगा कि शहर में कितनी सिल्वर रंग की बैक्स्टर कार है जो चोरी हुई है, और उनके नंबर्स क्या क्या हैं। सर स्पेक्ट्रोमीटर टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। देखिए मुझे लाश के कपड़ों में से क्या मिला है। क्या मिला है? रॉकेट फ्यूल? हाँ सर। अरे लेकिन तारिका, रॉकेट फ्यूल तो स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में भेजने के लिए इस्तेमाल होता है। सर कहीं आदमी रॉकेट में होगा तो? नहीं नहीं, रॉकेट में होगा तो भी क्या है, रॉकेट में होने से इसके कपड़ों पर रॉकेट फ्यूल कैसे आ सकता है तारिका? इट इज नॉट पॉसिबल। नहीं नहीं, ये कुछ और ही चक्कर है। क्या? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? वो कैसा? ये मैंने क्या कर दिया? अब देखना, वो प्रद्युमन वो मेरी मजाक उड़ाएगा, आग बबूला हो जाएगा मुझसे। यार ये ऐसी गलती मैं कैसे कर सकता हूँ? गलती? कौन सी गलती सर? आने के लिए उस समुद्र में जो खास चीज गिरी थी उसके बारे में क्या पता चला? सर अब तक तो कुछ पता नहीं चला है सर लेकिन गोताखोर लगे हुए हैं। सर समुद्र का वो हिस्सा काफी गहरा और खतरनाक है, इसलिए गोताखोरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बॉस, अभी तो और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और भी दिक्कतों का मतलब क्या है डॉक्टर साहब आपका? मतलब ये अभिजीत के मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। गलती? ऐसी क्या गलती कर दी सर आपने? दया, अगर प्रद्युमन ये वादा करे कि वो मुझसे नाराज नहीं होगा तो मैं बता सकता हूँ। नहीं नहीं, अरे मैं नाराज क्यों हूँगा? मैं तो मिठाई बांटूंगा, क्योंकि द ग्रेट इंटेलिजेंट एंड जीनियस डॉक्टर साळुंखे ने जिंदगी में पहली बार अपनी गलती मान ली। तो डॉक्टर साहब बताइए, क्या गलती की आपने? गलती दरअसल मुझसे ये हुई है कि उस आदमी की उम्र 120 साल नहीं है। क्या? क्या 120 साल की नहीं है? नहीं। तो फिर क्या उम्र होगी उसकी? लगभग 50 साल। क्या साळुंखे, तूने 50 साल के आदमी को 120 साल का बना दिया? इतनी बड़ी गलती की तूने? यार दरअसल उस आदमी की हड्डियां तो यही बता रही थी कि उसकी उम्र 120 साल की होनी चाहिए, मगर स्पेक्ट्रोमीटर टेस्ट के बाद उसके कपड़ों पर मिला रॉकेट फ्यूल ये बता रहा है कि ये आदमी 4-5 महीने अंतरिक्ष में रहकर आया है। क्या उसके कपड़ों पर रॉकेट फ्यूल मिला? हाँ, और अंतरिक्ष में हड्डियों की डेंसिटी हर महीने 2% घटती जाती है। मतलब लाश अंतरिक्ष में से गिरी है? नहीं ब्रेडी, लाश अंतरिक्ष से अगर गिरती तो जल जाती, धरती पर पहुंचने से पहले ही उसके चीथड़े उड़ जाते, मगर ऐसा हुआ नहीं। मतलब ये लाश किसी स्पेसक्राफ्ट से गिरा है जब वो धरती पे वापस आ रहा होगा। मगर दया, हमारे देश से कोई स्पेसक्राफ्ट तो किसी इंसान को लेकर अंतरिक्ष में गया ही नहीं। फिर भी अभिजीत, हमें पता तो लगाना ही पड़ेगा कि है कौन ये, और फिर वो गिरा तो गिरा कहां से और कैसे, और ये तो हमें हमारी स्पेस एजेंसी ही बता सकती है। हेलो सर, मैं यहाँ का डिप्टी डायरेक्टर हूँ, हरीश मेरा नाम है। कहिए। हरीश जी, हम यहाँ पर एक ऐसे आदमी के सिलसिले में आए हैं जिसका खून हुआ है, मगर उसने अंतरिक्ष में 4-5 महीने गुजारे हैं।
आपको तो इस बात की जानकारी होगी ना कि हमारे देश से कौन कौन आदमी अंतरिक्ष यात्रा करके आया? यस सर, जानकारी तो पूरी है, पर हमें ये जानकारी किसी को भी देने की अनुमति नहीं है, फिर चाहे वो सीआईडी क्यों ना हो। लगता है हरी जी आप इस बात की गंभीरता को समझ नहीं पा रहे हैं। एक आदमी का खून हुआ है, खून। एक ऐसा आदमी जो शायद आपका साथी था, जो आपके साथ उठता बैठता था, हंसता खेलता था, खाता पीता था, और इसीलिए हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आपका कोई साथी लापता है क्या? सर ये जो भी इंसान है ये हमारा साथी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी तक हमारे देश की तरफ से कोई भी स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रोनॉट लेके अंतरिक्ष में गया ही नहीं है। हो सकता है कोई चोरी छुपे गया हो अंतरिक्ष में। नहीं सर, स्पेस को इतनी साधारण जगह नहीं है, हमारी जानकारी के बिना वहां जाना असंभव है, इम्पॉसिबल। अच्छा, आपके स्टाफ में से ऐसा कोई आदमी है जो आज काम पे नहीं आया? सर विशाल सर काम पे नहीं आए हैं। विशाल काम पर नहीं आया? अच्छा, क्या विशाल कभी अंतरिक्ष में गया था? हाँ सर, विशाल सर बहुत साल पहले अंतरिक्ष में गए थे, लेकिन किसी और देश की तरफ से। एक्चुअली सर वो हमारे यहाँ का हेड इंजीनियर है, यहाँ के हर प्रोजेक्ट की शुरुआत उसी की देखरेख में होती है। 3 साल पहले 5 महीने के लिए वो अंतरिक्ष में गया था, जॉइंट नेशन स्पेस प्रोग्राम के तहत। अच्छा, गया था। अभिजीत, सालुंखे ने भी तो यही कहा कि वो इंसान 4-5 महीने के लिए अंतरिक्ष में था। हाँ सर, विशाल सर हमें अंतरिक्ष में जाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। और क्या विशाल का कद 5 फुट 7 इंच था? जी। फिर तो सर जिसकी लाश मिली है शायद वो विशाल ही है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। नहीं हरी जी, देखिए, जब तक डीएनए मैच नहीं होता हम यकीन से नहीं कह सकते कि वो लाश विशाल की ही है, लेकिन हमें विशाल के सारे मेडिकल डिटेल्स चाहिए और विशाल के घर का पता भी। जी। सुनिए, ये विशाल का घर है ना? जी, घर तो विशाल साहब का ही है, लेकिन वो घर पर नहीं है। हाँ वो तो पता है हमें, लेकिन क्या विशाल जी के कोई घर वाले या परिवार वाले, कोई दोस्त वगैरह आसपास रहते हैं क्या? जी, विशाल साहब की पत्नी अदिति मेम साहब तीर्थ गई हैं। आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? जी। कहिए क्या बात है? आप कौन है? आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम बिरजू है। अच्छा, देखो बिरजू, हमें एक लाश मिली है। लाश? और हमें शक है कि वो लाश विशाल जी की है। ये कैसे हो सकता है? विशाल साहब नहीं मर सकते। देखिए, आप संभालिए अपने आप को। फिलहाल हमें सिर्फ शक है कि ये लाश विशाल जी की है। हो सकता है कि ये लाश किसी और की हो। भगवान करे वो लाश विशाल साहब की ना हो। वैसे आखिरी बार कब देखा था तुमने विशाल जी को? कब मिले थे उन्हें? कल सुबह जब मैं काम पर आया था तो विशाल साहब ने मेरी बाहर से ही छुट्टी कर दी थी। घर के बाहर से ही छुट्टी दी? क्यों, किस लिए? जी पता नहीं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। मैंने विशाल जी से कहा कि मैं घर की सफाई कर देता हूँ, झाड़ू पोछा कर देता हूँ, मैं फिर चला जाता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे घर में घुसने ही नहीं दिया। आपको उन्होंने घर में घुसने ही नहीं दिया? जी हाँ, उनका बर्ताव बड़ा अजीब सा था। जब उन्होंने अदिति मेम साहब के तीर्थ पर जाने की बात कही तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मुझे यकीन ही नहीं हुआ। लेकिन क्यों? क्योंकि अदिति मैडम इस तरह अचानक कहीं नहीं जाती। अगर वो शहर से बाहर कहीं जाती भी हैं तो महीनों पहले वो अपनी तैयारी पूरी कर लेती हैं। अच्छा, साहब ने तुम्हें घर के अंदर आने से मना कर दिया। वैसे बिरजू, हम घर के अंदर देखना चाहते हैं। तुम्हारे पास घर की चाबी तो होगी? जी हाँ। हम ये देखना चाहते हैं ऐसी क्या वजह थी जो साहब ने तुम्हें घर के अंदर आने से मना कर दिया। जी अभी खोलता हूँ। आइए साहब। सचिन, घर को अच्छी तरह से देखते हैं, देखते कुछ मिलता है क्या। चलो।
किसी कागज के टुकड़े पर कुछ हल्का हल्का सा लिखा हुआ है। सर। हाँ सचिन। ये देखिए सर, जूतों के निशान वो इस खिड़की से इस घर के अंदर आया है। इसके जूतों के निशान इस पेपर पे भी है सर। सचिन, घर की हालत को देखकर तो ऐसे नहीं लगता कि घर में कुछ चोरी हुई है, लेकिन जो भी इस घर में इस खिड़की से घुसा है वो या तो इस घर का आदमी है या फिर कोई ऐसा आदमी जो इस घर के बारे में और घर के लोगों के बारे में अच्छी तरह से जानता है और किसी खास मकसद से ही इस घर में घुसा है, किसी खास मकसद से। दया, वो चोरी हुई गाड़ी के बारे में क्या पता चला? सर जगह जगह पुलिस चेकिंग कर रही है, बहुत जल्द गाड़ी मिल जाएगी। साळुंखे, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो लगता है फिर से गलती करके आ गया ये। यार प्रद्युमन, तुम कभी सुधरोगे नहीं क्या यार? अरे यार नहीं, कोई मजाक नहीं, ठीक है। आगे से तुम किसी ऐसे इंसान से काम कराओ जिसने अपनी जिंदगी में कभी कोई गलती नहीं की। मैं जा रहा हूँ, बाय। अरे सर, डॉक्टर तारिका। क्या? मेरे कहने का मतलब है सर कि तारिका जी अकेली पड़ जाएंगी अगर आप चले गए तो। अच्छा, तो मतलब आपको तारिका जी की फिक्र है, सालुके की फिक्र नहीं है ना? ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है, बाय। यार लेकिन जो बात बताने के लिए आया था वो तो बता के जा। वो आप इनकी डॉक्टर तारिका जी से पूछ लीजिएगा। मैं जा रहा हूँ, बाय। अच्छा ठीक है, बाय। 1 मिनट में वापस आ जाएगा। हाँ दया, देखा? देखो दया, मैं ना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से वापस आया हूं। हाँ, क्योंकि मैं जानता हूं एक सिर्फ तुम हो जो मुझे अच्छी तरह से समझते हो, बाकी ये लोग तो मेरी नौकरी छीनने पर लगे हुए हैं। सर वो मैं नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं दया, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। वैसे समझता मैं इन लोगों को भी बहुत अच्छी तरह से हूँ। वैसे दया, जो बात तुझे बताने के लिए आया था जरा पूछ ले, क्या बात है? सर देखो दया, जो लाश आप लोगों को मिली थी ना, उसका डीएनए मैच हो गया है और वो लाश विशाल की है। क्या? विशाल की है? मतलब हमारा शख्स सही निकला? बिल्कुल। और जो जूतों के निशान आपको विशाल के घर से मिले थे वो किसी ऐसे आदमी के हैं जो एक पांव से लंगड़ा के चलता है। ये कैसे पता चला सालुंखे सर? देखो, जब कोई इंसान लंगड़ा के चलता है तो उसका एक पैर पर वजन ज्यादा होता है और दूसरे पैर पर वजन कम होता है, और इसीलिए दोनों पैरों का अलग अलग निशान पड़ता है। वाह सालुंखे साहब, वाह, बड़ा तगड़ा ऑब्जर्वेशन है आपका। थैंक यू। समझता क्या है? वैसे साळुंखे यार, वो कागज के टुकड़े जो मिले थे विशाल के घर से, उन पर कुछ लिखा हुआ था, वो क्या है? वो ये था, अगर तुमने जुबान खोली तो जान से जाओगे। विशाल को धमकी? लगता है विशाल कोई राज जान गया था सर, और इस राज की कीमत उसे अपनी जान गंवा के देनी पड़ी। सर खूनी जरूर इस स्पेस एजेंसी का ही कोई होगा सर, या फिर आसपास का कोई होगा, वरना स्पेसक्राफ्ट या हवाई जहाज से उसे नीचे फेंकना मुश्किल है सर। बिल्कुल वैसे ही हुआ होगा। बॉस, अभी सालुके के सुरागों की पोटली खाली नहीं हुई है। और भी कुछ बाकी है क्या? हाँ, एक ऐसी चीज जो आपको खूनी के एकदम नजदीक तक ले जाएगी। तो बताइए ना डॉक्टर साहब। देखो दया, इन लेटर्स को गौर से देखो। इस आदमी ने ये लेटर्स कैपिटल में लिखे हैं ताकि अपनी हैंडराइटिंग को छुपा सके, लेकिन इनको जरा गौर से देखो। ये लेटर्स कहीं कहीं पर हिले हुए हैं, कमजोर है। मुझे लगता है इस आदमी का हाथ कांपता था जब ये लिखता था। कमाल है सर, धमकी भरा खत लिखता है और लिखते वक्त हाथ भी कांपता है। डर की वजह से? बिल्कुल सही फ्रेडी, डर की वजह से ही। दरअसल इसके हाथ में कोई तकलीफ थी, न्यूरोटिक तकलीफ। जब ये डरता था, इस आदमी का हाथ कांपता था। जब इसने ये नोट लिखा, ये डरा हुआ था, इसीलिए इसका हाथ कांप रहा था और ये अक्षर इस तरीके से बने। हाथ में तकलीफ? विशाल सर बहुत साल पहले अंतरिक्ष में गए थे, लेकिन किसी और देश की तरफ से। सर वो घटोत्कच, विशाल का असिस्टेंट। विशाल कुछ लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था अंतरिक्ष में जाने के लिए, ये घटोत्कच भी उनमें से एक था। मगर अभिजीत,
अंतरिक्ष में जाने के लिए वो आदमी मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर बिल्कुल फिट होना चाहिए, हट्टा कट्टा होना चाहिए। इस घटोत्कच को क्यों सिलेक्ट किया गया? उसके तो हाथ में तकलीफ है। और घटोत्कच के इस कमजोरी के बारे में विशाल को पता चला, इसलिए शायद घटोत्कच ने विशाल को अपना मुंह बंद रखने के लिए उसे जान से मारने की धमकी दी होगी। ये हो सकता है। हाँ रजत, क्या? देखो, सभी पुलिस स्टेशन में खबर कर दो, उसकी फोटो भिजवाओ, सब जगह नाकाबंदी करवा दो। ओके? क्या हुआ? सर, ये विशाल की पत्नी अदिति, ये किसी तीर्थ यात्रा पे नहीं गई है। उसने किसी भी बस, ट्रेन या फ्लाइट की टिकट बुक नहीं करवाई। वो गायब है। अदिति गायब है? गायब है अदिति? तो फिर ये गई कहाँ? और फिर विशाल को मारा किसने और क्यों मारा? इन सारे सवालों का जवाब तो अब घटोत्कच ही देगा। घटोत्कच। शरीरा घटोत्कच का कैसे? दरवाजा खोल ही नहीं रहा है। पीछे से कुछ आवाज है? हाँ। पकड़ो उसे! सीआईडी से भाग रहा है? कहाँ भाग रहा है? मुझे छोड़ दीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया तो भाग क्यों रहा था? है? मैं जानता था सर कि आप लोग मुझ पे शक करेंगे। आप लोग मुझ पे शक करेंगे? शक नहीं करेंगे तो क्या पूजा करेंगे? हाँ? तुमने विशाल को चिट्ठी भेजी थी ना, धमकी भरी। अगर तुमने अपना मुंह खोला तो जान से जाओगे। भेजी थी या नहीं? बोल। हाँ सर, वो खत मैंने लिखा था सर, लेकिन वो मेरी भूल थी जो मैंने गुस्से में की थी सर। मैंने विशाल सर को नहीं मारा सर। ऐसी कहानी हम लोग बहुत सुन चुके हैं, समझे? मैं सच कर रहा हूँ सर, मैं तो 3 दिन पहले विशाल जी के घर पे गया था उनसे माफी मांगने के लिए। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? देखिए विशाल जी, मैं आपसे अपनी उस चिट्ठी के लिए माफी मांगने के लिए आया। उस वक्त मैं शराब के नशे में था और शराब के नशे में ही अक्सर सच्ची बात जुबान पर आ ही जाती है। देखिए आप ऐसा मत कहिए, आप न सिर्फ मेरे दोस्त हैं बल्कि मेरे मार्गदर्शक भी हैं। अगर आपने मुझे माफ ना किया तो मैं अपनी नजरों में ही गिर जाऊंगा। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। देखिए आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। परेशान? नहीं, मुझे काहे की परेशानी है? हेलो जी, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा, लेकिन मेरी पत्नी पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आदिति किडनैप हो गई और फिर किडनैपर आदिति को कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए विशाल ने ऐसी कहानी बनाई कि आदिति तीर्थ यात्रा पर चली गई। दया का फोन आ गया। अच्छा, चोरी की गई गाड़ी का पता चल गया। एक्सीलेंट। खूनी समंदर किनारे से इस गाड़ी में यहाँ तक आया और उसके बाद गाड़ी को यहाँ पे लावारिस छोड़ के किसी और गाड़ी में चला गया। लेकिन सर, गाड़ी में तो कुछ भी नहीं मिला। ये देखो, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है इस ट्रैफिक पोस्ट पे। जरूर उस खूनी का चेहरा इस कैमरे कैद हो गया होगा। एक लिए काम करो, आरटीओ को कांटेक्ट करो और इस कैमरे की फुटेज ले लो। सर, हेलो, क्या अदिति मिल गई? कौन सा हॉस्पिटल में है? हेलो सर, मैं इंस्पेक्टर प्रशांत। हाँ, मैंने ही आपको फोन किया। अच्छा, अदिति की तबीयत कैसी है? सर, उन्हें गोली लगी थी। गोली लगी थी?
जी हाँ, उनका ऑपरेशन हुआ है, अब वो खतरे से बाहर है। लेकिन ये आदिति मिली कहाँ तुम लोगों को? सर हम लोग पेट्रोल पे थे। हेलो कंट्रोल रूम। यस सर, यहाँ सब कुछ ठीक है सर, ओवर। अरे राघव, वो देखो, इसे औरत को जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। कहीं अदिति तो नहीं जिसकी फोटो सीआईडी ने भेजी थी हर जगह ढूंढने के लिए? हो सकता है। चलो देखते हैं, पीछा करो उसका। चलो जल्दी। एक काम करो, सायरन बंद ही रखो ताकि उन्हें पता नहीं चले कि हम लोग उनका पीछा कर रहे हैं। बोल रहे जाने दो मुझे, जाने दो ना मुझे। कैसे भी पकड़ना है उन लोगों को, पीछा करो जल्दी। वो देखो, देख लो। जाने दो ना मुझे। जाने देंगे, जाने से पहले तोहफा तो लेके जाओ। ऐसा तोहफा? तोहफा दिखाता हूँ मैं, तोहफा ये है मेरा तोहफा। ड्राइवर ले चलो। और तेज ड्राइवर। जल्दी चलो। ये तो आदिति ही है, इसे तो गोली लगी है। चलो जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलते हैं। उस कार को हमने रोकने की बहुत कोशिश की सर, मगर हमारा ज्यादा ध्यान अदिति जी की तरफ था, इसलिए वो लोग हमारे हाथ से निकल गए। तुम लोगों ने बिल्कुल सही किया। गाड़ी का नंबर तो नोट किया होगा? नहीं सर, उस गाड़ी की नंबर प्लेट पे मिट्टी लगी हुई थी सर, इसलिए हम लोग आधा ही नंबर देख पाए। गुड जॉब। थैंक यू। हम लोग आदिति से मिलते हैं। जी सर। अदिति, अब कैसी हो? ठीक हूँ। आप कौन? मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। सीआईडी से? मेरे पति कहाँ हैं? बहुत जल्दी आ जाएंगे। बस एक बात बताओ, ये सब कैसे हुआ तुम्हारे साथ? 2 दिन पहले जब मैं सब्जी मंडी से घर लौट रही थी, कुछ लोग मुझे अपने गाड़ी में डालकर साथ ले गए। उनमें से किसी का चेहरा देखा आपने? नहीं, उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क डाल रखा था। ओह, मास्क पहन रखा था। वैसे कहाँ लेकर गए वो तुम्हें, कुछ बता सकती हो? पता नहीं, उन लोगों ने मुझे कुछ खिलाकर बेहोश कर दिया था। एक अंधेरे कमरे में रखा था और वो मुझे विशाल के काम के बारे में सवाल पूछ रहे थे। विशाल के काम के बारे में? तो तुमने क्या कहा? मैंने उन्हें कहा कि विशाल अपने काम के बारे में मुझसे कोई बातचीत नहीं करते, लेकिन उन्हें लगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। नहीं आदित्य, देखो जिन्होंने भी ये किया है ना तुम्हारे साथ, उनको हम कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे, ये मेरा वादा है। आप उन्हें मत छोड़िएगा, वो लोग देशद्रोही है। कुछ देर बाद उनका बॉस भी उसी कमरे में आया और उसने मुझसे कहा कि विशाल मुझसे ज्यादा अपने देश से प्यार करते हैं। मैंने उन्हें जवाब दिया कि मुझे गर्व है कि विशाल पहले एक अच्छे नागरिक है और फिर एक अच्छे पति। बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। और सच कहूं, हमें भी तुम पर गर्व है, क्योंकि तुमने ये सब किया ना इसकी वजह से। अच्छा बताओ, क्या तुमने उस आदमी का चेहरा देखा? नहीं सर, उसने भी अपने चेहरे पे मास्क डाल रखा था, लेकिन हाँ, गुस्से में आकर मैंने उस पर झपटकर हमला किया था। अच्छा? उसकी गर्दन पर खरोच आ गई थी। उस आदमी के गर्दन पर खरोच आई थी? तो फिर सचिन, जरूर आदिति की नाखून में उस आदमी की चमड़ी के अंश होंगे, उस आदमी के चमड़ी के अंश होंगे। हाँ निखिल, ट्रैफिक सिग्नल का फुटेज रेडी है? हाँ सर रेडी है। चलो देखते हैं। रात का फुटेज है, समझ में नहीं आ रहा है। दिन का फुटेज दिखाओ।
कोई आदमी गाड़ी की तरफ चलते हुए आ रहा है। निखिल, पॉज करो, रिवाइंड करो और फिर से प्ले करो। और जो जूतों के निशान आपको विशाल के घर से मिले थे वो किसी ऐसे आदमी के जो एक पांव से लंगड़ा के चलता है। बाएं पैर से लंगड़ा भी रहा है। कहीं ये हमारा खूनी तो नहीं? सर मगर ये आदमी है कौन? इसका चेहरा तो दिख ही नहीं रहा है। पता चल जाएगा फ्रेडी, ये है कौन ये पता चल जाएगा। लाल जूते जो पहने हैं। निखिल, रिवाइंड करो, जूम करो जूतों पर। ये जूते मैंने कहीं देखे हैं सर। देखे? कहां पर? किसके पैरों में? सर आज विशाल सर नहीं आए हैं। समीर, विशाल का असिस्टेंट सर, और वो लंगड़ा के भी चल रहा था। विशाल का असिस्टेंट समीर। अरे दरवाजा तो खुला ही है। माय गॉड, खून! चक्कर ना रहना, लगता है किसी को घसीट के ले जाया गया है यहां से उस तरफ। सर ये तो समीर है। समीर? जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। समीर, घबराओ मत, देखो हम लोग सीआईडी से। हेलो, कुछ नहीं होगा, एम्बुलेंस बुलाई है हमने। क्या क्या कह रहे हो? क्या बताओ बताओ। समीर, समीर। ओके, थैंक यू सर। एम्बुलेंस आ रही है सर। समीर तो मर गया। माय गॉड सर, हम तो सोच रहे थे कि ये समीर ही गुनहगार है, लेकिन यहाँ तो समीर का ही किसी ने खून कर दिया। वही तो, इस शतरंज के खेल का असली खिलाड़ी तो कोई और ही है, कोई और ही है। समीर के घर में से जो डॉक्यूमेंट्स मिले उससे पता चलता है कि समीर विशाल के लिए काम करता था, जासूस था वो विशाल का। दुनिया के सामने समीर विशाल का असिस्टेंट और असली काम जासूसी। एग्जैक्टली। और जब विशाल को पता चला कि स्पेस एजेंसी में कोई गद्दार है जो वहां की खुफिया इंफॉर्मेशन बाहर भेज रहा है, तो बस उसका पर्दाफाश करने के लिए उसने समीर को रख लिया काम पर, जासूस बनाकर। और इसीलिए समीर ने भी हमें कुछ नहीं बताया, क्योंकि विशाल ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया था। हाँ, दया जब विशाल का खून हुआ तब शायद समीर तहकीकात करने के लिए विशाल के घर गया। और जैसे ही खूनी को लगा कि समीर उस तक पहुंचने वाला है, उसने समीर का भी खून कर दिया। बॉस, आसानों के अदिति के नाखूनों में चमड़ी के अंश मिले? हाँ मिले ना, उसके नाखूनों में चमड़ी के अंश मिले। तो जब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उस चमड़ी का डीएनए किसका था, आप लोग दंग रह जाएंगे। डॉक्टर साहब, रियलिटी शो के विनर का नाम अनाउंस करने जैसा सस्पेंस मत बढ़ाइए, नाम बताइए ना प्लीज। बॉस, उस आदमी का नाम है डेप्यूटी डायरेक्टर हरीश। हेलो सर, मैं यहाँ का डिप्टी डायरेक्टर हरीश मेरा नाम है। क्या? डेप्यूटी डायरेक्टर हरीश? तभी तो समीर मरते वक्त हाँ 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 ऐसे कर रहा था। क्या क्या कह रहे हो? समीर कहना चाहता था हरीश, वो हरीश का नाम लेना चाहता था। डेप्यूटी डायरेक्टर हरीश, स्पेस एजेंसी का डेप्यूटी डायरेक्टर हरीश। एक्सक्यूज मी सर, आप लोग यहाँ? जरा हरीश जी को बुलाइए। कहाँ है वो? सर वो तो कुछ ही घंटे पहले चले गए। चले गए? कहाँ गए, कुछ पता है आपको? नहीं सर, वो बड़ी जल्दी में थे, इसलिए बिना कुछ बताए निकल गए। कोई बात नहीं, हम पता लगा लेंगे। उनके गाड़ी का नंबर दीजिए। जी। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। कहाँ पे? एमआई इलाके में? ठीक है, ओके सर। हरीश की गाड़ी एमआई इलाके में देखी गई है सर। एमआई इलाके में? हाँ सर। शेयर जरा नक्शे में चेक करो, एमआई इलाके में हरीश कहाँ जा सकता है? सर
सर MI इलाके के आगे तो बॉर्डर है, हमारे राज्य की सीमा, और ये बॉर्डर MI इलाके से 15 किलोमीटर दूर है। तो ये उड़ान भर के हरीश अपना घोंसला कहीं और बनाना चाहते हैं। और सर उड़ान भरने के लिए पास में ही एक रनवे और एयरफील्ड भी है। फिर तो सर ये शहर से नहीं, देश से बाहर निकलने का प्लान बना रहा होगा। तो चलो इसके प्लान का आज क्लाइमैक्स कर देते हैं। सर वो देखिए, हरीश की गाड़ी है। सर गाड़ी तो खाली है सर, तो लगता है भाग गया है हरीश। लगता है वो एयरफील्ड की तरफ गया है। चलो लेट्स गो। सर उसका प्लेन तो टेक ऑफ करने वाला है। सर अगर ये विदेश चला गया तो इसे पकड़ना और भी मुश्किल हो जाएगा। कहीं नहीं पहुंचेगा ये। ओह नो। सर हम कंट्रोल टावर से पता कर सकते हैं कि ये प्लेन किस दिशा में और कौन से देश की तरफ गया है। पता तो कर सकते हैं श्रेया, मगर क्या सर? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हम अब भी असली खूनी तक नहीं पहुंचे हैं। सर इस हरीश तक पहुंचते पहुंचते रह गए सर। नहीं निखिल, असली खूनी ये हरीश नहीं है। हरीश नहीं है तो फिर कौन है सर? अब मेरी समझ में आ रहा है कि सब किसका किया धरा है। चलो। तुम लोगों को अपने बुरे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। सारा गुनाह तुम लोगों ने किया और इल्जाम मेरे मत्थे मर दिया। बात तो तेरी ठीक है, मगर CID कभी पता नहीं कर पाएगी कि असली मुजरिम कौन है, क्योंकि हमने तुम्हारे बैंक अकाउंट में पूरे 15 करोड़ रुपए डलवाए। 15 करोड़ रुपए? हाँ 15 करोड़ रुपए, जिससे उनको लगेगा कि तुमने अपने जमीर का सौदा कर दिया है 15 करोड़ रुपयों के लिए, और अब देशद्रोही बन गए। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। शर्म तो हमें आने से रही। अब तू एक अच्छे बच्चे की तरह उस नए मिशन की पूरी जानकारी हमें देते। चल। नहीं, कभी नहीं। मैं रुपयों के लिए अपने देश को कभी नहीं बेचूंगा, कभी नहीं। देख, मैं तुझे आखिरी बार बोलता हूँ, बता दे, जिंदा छोड़ दूंगा तुझे, वरना तुम्हारे मरने के बाद वो जानकारी तो हम हथियार ही लेंगे। एक गद्दार की जिंदगी जीने से एक देशभक्त की मौत मरना मुझे ज्यादा गंवा रहा है, समझे तुम लोग? हाँ, मगर अफसोस, कानून और देशवासियों की नजरों में तू हमेशा एक गद्दारी कहलाएगा। नहीं रहेगा। कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। या नीचे हाथ खोलो। उठ। बस। बहुत हो चुका ये नाच गाना, अब काम की बात करें। हाँ, काम की बात भी हो जाएगी। अदिति, तुम लोग मुझे देखकर चौंके नहीं? नहीं, हमें पहले ही पता चल गया था। ज्यादा चालाक बनने के चक्कर में तुम खुद अपनी जाल में फंस गई। तुम्हें याद है, तुमने कहा था कि 2 दिन पहले तुमने हरीश के गले को खरोचा था। हा? मैंने उस पर झपटकर हमला किया था। अच्छा? उसके गर्दन पर खरोच आ गई थी। हाँ तो? मगर जब हम हरीश से मिलने स्पेस एजेंसी गए थे, तब उसके गले पे खरोच का ऐसा कोई भी निशान नहीं था। नहीं सर, स्पेस को इतनी साधारण जगह नहीं है। हमारी जानकारी के बिना वहां जाना असंभव है। और हमसे मिलने के बाद हरीश के गले पे खरोच का निशान बनाया गया ताकि तुम हमें गुमराह कर सको। सर इन लोगों को बिल्कुल मत छोड़ना। इन लोगों के पास देश की एक ऐसी खुफिया जानकारी है जो ये अरबों रुपए में दुश्मन को बेचना चाहते हैं। अपनी जेब भरने के लिए देश की सुरक्षा का सौदा करने चली थी तुम। अब चलो, मायके चलने की तैयारी करो। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। CID के ऊपर गोली चलाने की कोशिश कर रही हो? ये रहा उसका इनाम। बोलो, क्यों किया तुमने ये सब? मैं दुश्मन देश की जासूस हूँ। 8 महीने पहले मैंने विशाल से शादी की ताकि भारत की स्पेस एजेंसी की सीक्रेट्स
और आने वाली प्रोजेक्ट्स की जानकारी मैं चुरा सकूं। मगर तुम्हारे पति विशाल को तुम्हारी हरकतों और हाव भाव पे शक हुआ और इसीलिए उसने तुम्हारे पीछे जासूस लगा दिए। विशाल को सिर्फ इतना ही शक था कि स्पेस एजेंसी में कोई गद्दार है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि गद्दार खुद उसकी पत्नी ही है। जब तुम्हें ये जासूसी वाली बात पता चली तो तुमने उस जासूस समीर को मार दिया और अपने आप को अगवा करने का प्लान बना लिया। क्योंकि मुझे लगा था कि मुझे छुड़वाने के लिए विशाल उन अगवा करने वाले लोगों को वो खुफिया जानकारी दे देगा, लेकिन शायद विशाल को मुझसे ज्यादा देश से प्रेम था, इसलिए विशाल ने उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी और मुझे छुड़वा लिया। और तुम्हें इस बात का गुस्सा आया और तुमने विशाल को प्लेन से नीचे धक्का दे दिया। हाँ, मैंने प्लेन क्रैश करवाया था और खुद पैराशूट से नीचे आ गई। और फिर तुमने मुझे फंसाने का प्लान बनाया? क्योंकि मैं चाहती थी कि विशाल के खून का और इस सारी गद्दारी का इल्जाम तुम्हारे सर पर आ जाए। मगर तुमने कभी ये नहीं सोचा कि सीआईडी कभी ना कभी सच का पता लगा ही लेगी। तुम इस देश को बर्बाद करना चाहती थी, अब इस देश की खातिरदारी भी देख लो। फांसी के लिए तैयार हो जाओ तुम।